अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आई जस्ट वांटेड यू पीपल टू नो कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो बनाए किस तरह से जाते हैं और एमसीक्यूज़ की आप लोगों ने तैयारी करनी कैसे होती है। पहली चीज़ तो ये कि एमसीक्यूज़ की तैयारी और एमसीक्यूज़ को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करने का या उनमें बेहतर मार्क्स आने का सिर्फ एक ही हल है, और वो ये हल है कि आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते, आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते। आपको जो चैप्टर है उसकी एक एक चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए आपको, यानी कि आपकी जो नॉलेज है दैट शुड बी इन डेप्थ, और आपको एक एक बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज एमसीक्यूज जो हैं वो कहीं से भी उठा कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे के सवाल पूछते हैं कि जी एमसीक्यूज के लिए कोई बुक बता दें या एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करें। तो एमसीक्यूज की बुक्स आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन आप करोगे क्या कि आप उन एमसीक्यूज को रट्टा मार के चले जाओगे, और फिर आपका दिमाग जो है वो उन्हीं 500 1000 एमसीक्यूज के अंदर अंदर काम करता रहेगा। ठीक है, और आपको एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने 1000 एमसीक्यू रट ली है, तो 1000 एमसीक्यू रट के अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा 1000 में से 45 तो इनमें से आ ही जाएंगे ना, मुझे 45 में से 30 तो मैं ले ही लूँगा। ये गलत अप्रोच होती है। ये अप्रोच एफएससी 11वीं 12वीं लेवल तक जो है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये चीज़ नहीं चलने वाली। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि एमसीक्यू एग्जामिनर बनाता कैसे है और एमसीक्यू जो है वो आपने कवर कैसे करने हैं। तो ये चीज़ याद रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी चीज़ हम जो है वो उठा लेते हैं। इसमें ये इस टाइम मैं कार्डियोवास्कुलर के अंदर जो है वो हाइपरटेंशन वाले चैप्टर के अंदर हूँ। ठीक है, तो वो आपको दे देगा कोई प्रोटोटाइप दे देगा किसी एक ड्रग का, और पूछेगा कि विच ऑफ दीज इज एन अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे देगा ए हाइड्रोलाजीन, निफेडिपिन, नाइट्रोप्रोसाइड, प्राजोसिन, ठीक है, रेजरपिन वगैरह। ये आपको तभी पता होगा जब आपको अल्फा ब्लॉकर तसल्ली से पढ़े होंगे और आपको पता होगा कि प्राजोसिन एक टिपिकल अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, एक ये तरीका होता है, एक ये लेवल होता है एमसीक्यू बनाने का कि आप प्रोटोटाइप दे देते हो और उसके अंदर से जो है वो फिर आपको पूछता है, क्लास पूछ लेता है आपको। ठीक है, एक ये लेवल होता है, ये कंपैरेटिवली इजी लेवल है जिसके अंदर आपने तैयारी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद वो पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स कॉजेज दिस स्लाइड टेकिकार्डिया अलॉन्ग विद सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। अब ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन से पैथोप्लेजिक भी करवा रहा है। ठीक है, गैंग्लियन ब्लॉकर्स भी इसके अंदर करा रहे हैं, इसके अलावा हाइड्रोलाजीन, मिडॉक्सिडिल, निफेडिपिन, ये सभी आपको जो है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करवा रहे हैं। लेकिन उसने क्या है, अलॉन्ग विद स्लाइड टेकिकार्डिया, तो उसके अंदर आपका अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर आ जाते हैं आपके। ठीक है, अब ये चीज़ सिर्फ उसी बच्चे को आती होगी जिसने ये टेबल जो है वो अच्छे से पढ़ा होगा उसने, इसलिए टेबल्स जो हैं वो उनको मत छोड़ के जाइएगा। दिस इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट एमसीक्यू कंपेयर टू द फर्स्ट वन जो मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है, आपकी तैयारी इन शॉर्ट जो है इट हैज़ टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। अब अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि जी ये टेबल के एंड के ऊपर, ये चैप्टर के एंड के ऊपर ये जो समरी है ये अगर हम पढ़ के चले जाएं, अगर आप सिर्फ ये पढ़ते हो तो आप इससे एससीक्यू और आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया तो वो हो सकता है आपका। ठीक है, कि डायूरेटिक्स कौन कौन से होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एप्लीकेशन, टॉक्सिसिटी वगैरह, ये सब कुछ नो डाउट यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अब अगर आपको वो सवाल दे दे कि एक 25-26 साल का बंदा आया है जिसका ब्लड प्रेशर मुसलसल 140/90 रह रहा है, आपने उसको एक हाइपरटेंसिव शुरू करवानी है, इस पूरे समरी में मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसने बताया होगा कि आपने इनिशियली जो है किसी बंदे को कौन सी चीज़ जो है वो आपने शुरू करवानी है जब वो हाइपरटेंशन के साथ आए। ठीक है, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो ये वाला, तो इसके अंदर ये स्टेप्ड केयर पॉलीफार्मेसी के अंदर एक पॉइंट उसने यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल किस तरह करते हो। यूजुअल स्टेप्स के अंदर नंबर 1 यू स्टार्ट विद लाइफस्टाइल मेजर्स, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन वगैरह, ठीक है, वेट रिडक्शन, फिर आप डायूरेटिक्स, सिम्पैथोप्लीजिक, एस इनहिबिटर और अल्टीमेटली वेजोडाइलेटर के ऊपर आप जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ सिर्फ उसी बच्चे को पता होगी जिसने ये अंदर से पूरा टेक्स्ट इन डिटेल पढ़ा हुआ है। आप उसको आंसर कर सकते हो। वो अगर आपसे पूछ लेगा कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी गिवन इन दिस केस, सिनारियो इस तरह का दे देगा कि 26 साल उसकी उम्र है, अभी उसका एक महीने से 140/90 जो है वो रह रहा है और उसको सिम्टम्स हेडेक वगैरह जो है वो आने शुरू हो गए हैं उसको,
तो आप उसको इनिशियली पहले एक ड्रग दोगे, और वो कौन सी ड्रग दोगे, तो वो आप उसको डायूरेटिक जो है वो उसको आप स्टार्ट करवा दोगे हल्का सा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा और आपने सिर्फ टेबल पढ़ा होगा तो आप सोचते रह जाओगे और आप ये समझोगे कि हमें पता नहीं बाहर से सवाल दिए इन्होंने, हालांकि हमें तो ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई थी और ये बाहर से सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है। जो डिफ़िकल्टी लेवल पे बात हो गई, एमसीक्यू बनाने के ऊपर बात हो गई, ठीक है। अब एक और जो चीज़ है जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था ये थी कि इसका बेस्ट हाल ये होता है कि तुम लोग जब पढ़ रहे हो तो खुद सोचा करो एमसीक्यू हमें जो है वो आ कहाँ से सकते हैं, ठीक है। अब वो मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ठीक है। ये किसी दौर में हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। वो आपसे पूछ लेगा कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज या MAOI इनहिबिटर्स वर वंस यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन बट नाउ दे आर नो लॉन्गर इन यूज्ड, ठीक है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि ये देखो लास्ट डोजेस ऑफ आपके जो इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक्स हैं, ठीक है, may cause very large amount of norepinephrine, ठीक है, and this can result in a hypertensive crisis। अब वो ऑप्शंस दे देगा कि दे आर एक्सपेंसिव, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल, ठीक है, दे मे कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। अब ये चीज़ बिल्कुल अंदर खुब के पड़ी हुई है, कोई इसको बोल्ड नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, ये सिर्फ वही बच्चा आंसर कर सकता है जिसने ये चैप्टर जो है वो तसल्ली से आराम से बैठ के उसने पढ़ा हो, ठीक हो गया। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक चीज़ अंदर से निकाल निकाल के उसको रटना शुरू कर दो, लेकिन MCQ जहन में रखते हुए जो है तुम लोगों ने उस चीज़ को आंसर करना है। कोई भी चीज़ उठा लो, फॉर एग्जांपल एंजाइना है, ठीक है। एंजाइना के अंदर वो आपसे कह देगा कि जी विच ऑफ दीज फॉलोइंग शुड बी यूज, इज अ शॉर्ट एक्टिंग या इज एन एंटी एंजाइनल ड्रग विद द शॉर्टेस्ट ऑफ ड्यूरेशंस, ठीक है। साथ में आपको वो ऑप्शंस दे देगा ब्रापामिल, प्रोप्रानोलोल, नाइट्रोग्लिसरीन, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, आपके कार्डिक इस तरह के ऑप्शंस आपको दे देगा। सो ज़हन इस तरह का बना के रखो कि मैंने अगर MCQ अटेम्प्ट करना है तो उसमें से MCQ 1 किस किस्म कर सकते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से तुम लोग जो है अपनी एक एक चीज़ जो है वो याद किया। MCQs की बेस्ट किताब तुम लोगों की टेक्स्ट बुक है, चीज़ें वहीं से आती होती हैं। अब लोग ये भी कहते हैं कि जी ये जो पीछे इसके दिए होते हैं कैटजन के जो MCQs दिए होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो अगर हम कर लें तो वो आ जाएंगे, और बच्चे ज़्यादातर जो है वो इसी पर रिलाई करते हैं। ये कैटजन के एंड पे जो MCQs दिए होते हैं नो डाउट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, एंड दे आर नॉट ईजी टू अटेम्प्ट, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सिर्फ अगर ये कर लेंगे तो आपको गारंटी है कि आपके MCQs जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये देख लो 60-year-old man presents to his physician with complaint of severe chest pain when he walks uphill to his home। मतलब उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है चलने के लिए, वॉक इतनी उसकी सीधी नहीं है और मौसम भी ठंडा है। Pain disappears when he rests। ये सबको पता चल गया कि ये एंजाइना है। After evaluation and discussion, the decision is made to treat him with nitroglycerin। समझ आ गई, ठीक है। अब अक्सर बच्चों ने मुझे ये भी कहा है कि जी हम MCQ पूरा नहीं पढ़ते, हम MCQ की स्टेम पढ़े होते हैं और हमसे आगे ऑप्शंस पढ़ी नहीं जाती, हम पैनिक हो जाते हैं और हम चीज़ें बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया, 60 ईयर्स उसकी एज है, मेल है, फिजिशियन के पास चेस्ट पेन के साथ आया है और उसकी जो वॉक होती है वो ज़रा मुश्किल होती है, साथ में मौसम भी ठंडा है, लेकिन जैसे ही वो रेस्ट करता है उसकी पेन ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये आपका टिपिकल एंजाइना, ठीक है। आपने उसको नाइट्रोग्लिसरीन पे भी आपने उसको प्रिस्क्राइब कर दी। अब वो कहते हैं कि विच इज फॉलोइंग इज ए कॉमन डायरेक्ट और रिफ्लेक्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। उसके अंदर डिक्रीज हार्ट रेट है, डिक्रीज वीनस कैपेसिटेंस, इंक्रीज आफ्टर लोड, इंक्रीज कार्डियक फोर्स, इंक्रीज डायस्टोलिक मायोकार्डियल हाइपरटेंशन, ठीक है। अब अगर इसका जवाब नहीं आता, खुद से अपना एक जवाब जो है वो ज़हन में सोच के रख लो कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर जवाब नहीं आता परेशान नहीं होना, कि देखो कि में उसने आंसर डी लगाया उसने। अब वापस आओ इस क्वेश्चन के ऊपर, कॉमन डायरेक्ट और रिफ्लेक्स इफेक्ट, यानी कि उसका इन शॉर्ट उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या है, वो आपका कार्डिक फोर्स इंक्रीज करवा रहा है आपका, ठीक है। किस तरह?
नाइट्रोग्लिसरीन इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड वीनस कैपेसिटेंस एंड डिक्रीजेस आफ्टर लोड एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। यानी कि जो हम कह रहे थे कि डायस्टोलिक हाइपरटेंशन इंक्रीज करवा देगा, आफ्टर लोड इंक्रीज करवा देगा, ठीक है, वो ऑप्शंस आपके चले गए। ये वाले आफ्टर लोड और आपका मायोकार्डियल हाइपरटेंशन वाले ये इंक्रीज नहीं होते, दोनों डिक्रीज होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि हार्ट रेट ये बढ़ा देता है, इसलिए ये भी चीज़ जो है वो डिक्रीज हार्ट रेट ये भी खत्म हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ो, इट इंक्रीजेस कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स बिकॉज द डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इवोक्स अ कॉम्पनसेटरी इंक्रीज इन सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, ठीक है। ये आपका ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज करवाता है तो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी का जो होता है वो ये होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जो है आपकी कार्डियक जो जिस फोर्स के साथ जो आपका हार्ट कंट्रैक्ट करता है ब्लड पंप करने में, उसको बढ़ाता है। लिहाजा इस मैकेनिज्म के तहत इन दी गई ऑप्शंस में सबसे अच्छा आंसर जो है इसका दैट इज इंक्रीज्ड कार्डियक फोर्स, ठीक है। अब यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम टीचर भी हमें ये पढ़ा देते हैं कि जी ये एंजाइना में नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ठीक है। अब एंजाइना में नाइट्रोग्लिसरीन का काम क्या है ये भी तो देखो ना, हार्ट रेट उसने नहीं छेड़ना, ठीक है, वीनस कैपेसिटेंस उसने बढ़ानी है, हार्ट रेट भी उसने बढ़ाना है, आफ्टर लोड प्री लोड ही हमेशा डिक्रीज किए जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज डायस्टोलिक मायोकार्डियल फाइबर टेंशन इसको भी डिक्रीज कर पाता है, ठीक है। इनमें से बेस्ट ऑप्शन है दैट इज इंक्रीज कार्डियक फोर्स। मकसद बताने का ये है कि तुम लोगों ने एमसीक्यू अटेम्प्ट अगर उसके की साथ ये करना कैसे, पहले तो जो चैप्टर पढ़े हो उसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, उसके बाद एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो, फिर एमसीक्यूज में एक जहन में अपने आंसर एक बनाओ, अगर नहीं एमसीक्यू आ रहा अपनी नॉलेज यूज़ करो, ठीक है। ए बी सी डी ई इन पांचों में से कोई एक होगा, ठीक है, वो जहन में रख के फिर की को देखो ताकि तुम्हें अंदाज़ा होता जाए कि यार ये आंसर जो है वो ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर मैंने ठीक किया है तो भी उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, अगर मैंने गलत किया तो फिर तो लाजमी उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो पढ़ लो उसका, ठीक है। अब इसी तरह इसी को उसने क्वेश्चन 2 के साथ भी इसी सिनारियो को उसने रिलेट किया हुआ है। इन एडवाइजिंग द पेशेंट अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ही मे नोटिस, यू पॉइंट आउट द नाइट्रोग्लिसरीन इन मॉडरेट डोजेस ऑफन प्रोड्यूसेस सर्टेन सिम्पटम्स, ठीक है। जब आपने उसको, जाहिर है बाहर के मुल्क में तो होता है ना कि आप उसको एडवर्स इफेक्ट्स बताते हो, तो उसके अंदर आपने उसको ये बताना है कि ये कुछ सिम्टम्स कॉज करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स माइट अकर ड्यू टू द मैकेनिज्म लिस्टेड, ठीक है। उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें मतलब आपके साइड इफेक्ट आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है ड्यू टू रिड्यूस्ड कार्डियक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, डायूरेसिस हो सकता है, हेडेक हो सकती है मेनिंजियल विजुडाइलेशन की वजह से, और हाइपरटेंशन हो सकती है रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया की वजह से। अब इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन अपने जहन में बैठाओ जो तुम लोगों को लगता हो कि ये ठीक है, उसके बाद मूव टूवर्ड्स द की में उसने लिखा हुआ आंसर इज डी। ठीक है। अब डी देखो, हेडेक ड्यू टू मेनिंजियल विजुडाइलेशन, कॉन्स्टिपेशन नाइट्रोग्लिसरीन नहीं करवाता, ये तो हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूस कार्डिक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने पिछले एमसीक्यू में पढ़ा कि ये इंक्रीज कार्डिक फोर्स जो है वो करवाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। डायग्रेसिस ड्यू टू सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, डायरेक्ट कभी भी नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज आपका नहीं करवाता, ठीक है। हेडेक ड्यू टू मेनिंजियल विजुडाइलेशन, नाइट्रोग्लिसरीन हमने पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये बड़ा तगड़ा विजुडाइलेटर है, इसलिए मेनिंजियल विजुडाइलेशन ये करवा सकता है। और विजुडाइलेशन जब ज़्यादा होती है तो उससे आपका जो हेडेक होती है वो इस वजह से होती है कि आपका प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, तो ये एक प्लॉजिबल ऑप्शन है, ठीक है। और हाइपरटेंशन ड्यू टू रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया जो होता है वो इसके अंदर नहीं होता, बिकॉज ये हम देही हाइपरटेंशन क्योर करने के लिए रहे हैं। खुद सोचो ना, अकल करो थोड़ी सी कि अगर उसके बंदे के अंदर अगर हाइपरटेंशन क्योर करनी है तो इसके साइड इफेक्ट में भी अगर हाइपरटेंशन ही करवानी है तो फिर नाइट्रोग्लिसरीन देने का फ़ायदा क्या, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज डी। लिहाजा इस चीज़ से हमें ये सबक मिलता है कि ना सिर्फ हमने पढ़ाई तगड़ी करनी है एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, बल्कि एमसीक्यू की जो स्टेम है, ठीक है, सिनारियो जो दिया हुआ है, एमसीक्यू के जो ऑप्शंस हैं वो आराम से तसल्ली से पढ़ने हैं, पैनिक नहीं करना, ठीक है। मेरे नज़दीक ये तरीका तुम लोग इस्तेमाल करो। और मेरा एक और मशवरा भी है, मुश्किल ही है, तुम लोग इस चीज़ पर अमल करो। ये मैं सप्ली वाले बच्चों को भी और जो हमारे बच्चे हैं रेगुलर क्लास वाले उनको भी कह रहा हूँ, और जो फिजियोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, हर चैप्टर में से ना जो जो यूनिट पढ़ो
कम अज़ कम 5 से 10 MCQs अपने हाथ से बनाया करो, ठीक है, ताकि तुम लोगों को पता चले कि MCQ बनता कैसे है और MCQ बनाने के पीछे ज़ेन क्या होता है एग्जामिनर का। MCQs इस तरह के भी नहीं बनाने कि जिसको दिखाओ अगला परेशान ही हो जाए कि ये क्या MCQ बना दिया, क्या बात है कि बड़ा मुश्किल MCQ है। और इस तरह के भी नहीं बनाने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा ब्लॉकर और नीचे तुमने जो है वो 4 बीटा ब्लॉकर लिखे और नीचे एक अल्फा ब्लॉकर लिख दिया। मतलब दे शुड बी समवेयर इन द मिडिल, ना ज़्यादा मुश्किल हो ना ज़्यादा आसान हो, ठीक है।